हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आयुष्मान एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। हम सिंक्रोनस मोटर यूनिट को डिस्कस कर रहे थे और लास्ट के लेक्चर के अंदर हमने सिंक्रोनस मोटर के वी और एंटी वी वक्रों के बारे में अध्ययन किया था। हमने वहाँ पे क्या जाना था कि जो वी वक्र होते हैं ना, बेसिकली वी वक्र के अंदर हम लोग एक ग्राफ का निर्माण करते हैं, जो ग्राफ किन किन के मध्य होता है। एक तो आर्मेचर धारा और दूसरा उत्तेजन धारा के मध्य। और इस वक्र को हम लोग वी वक्र इसलिए बोल रहे थे क्योंकि ये जो ग्राफ बन रहा था ना, ये वी शेप के जैसा बन रहा था। ठीक है, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट वी शेप जैसा बन रहा था, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे थे, वी वक्र बोल रहे थे। और जैसे ही हम लोग एंटी वी वक्र की बात कर रहे हैं ना, इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे जो ग्राफ बना रहे थे वो बेसिकली शक्ति गुणांक और उस मोटर के उत्तेजन धारा के मध्य बना रहे थे। और इस मोटर के इस वक्र को हम लोग एंटी वी वक्र क्यों बोल रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो वक्र बन रहा था वो अंग्रेजी के वी अल्फ़ाबेट का ठीक उल्टा बन रहा था, यानी विपरीत बन रहा था, इसलिए हम लोग उसको क्या बोल रहे थे, एंटी वी वक्र। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग तुल्यकालिक मोटर के अंदर होने वाले एक दोष जिसका नाम है हंटिंग दोष के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और उसके बाद हम लोग ये चीज़ जानेंगे कि जो तुल्यकालिक मोटर होती है ना, वो प्रेरण यानी इंडक्शन मोटर से किस प्रकार से भिन्न होती है। ठीक है, अब जब भी हम लोग हंटिंग दोष की बात करेंगे, ठीक है, किसकी बात करेंगे, हंटिंग दोष की बात करेंगे ना, तो हम लोग क्या चीज़ देखते हैं, देखिए ना, कभी भी किसी भी मोटर को अगर हम लोग लोड से कनेक्ट करते हैं ना, तो उस मोटर की क्या टेंडेंसी रहती है, वो मोटर कोशिश करती है कि जैसे ही वो लोड से कनेक्ट हुई ना, वो क्या करती है, लोड से कनेक्ट होती अपनी गति को धीमा करती है। और धीमा करने के साथ साथ उस मोटर के द्वारा क्या होता है, एक अतिरिक्त धारा खींची जाती है। पर जैसे ही हम लोग तुल्यकालिक मोटर की बात करते हैं ना, तो तुल्यकालिक मोटर का मतलब ही यही है कि यहाँ पे जो मोटर रहेगी वो तुल्यकालिक गति के ऊपर चलेगी। ठीक है, तुल्यकालिक गति का मतलब क्या है, यहाँ पे जो मोटर की गति रहेगी वो रहेगी NS बराबर 120 F/P। ठीक है, सदैव यही गति रहेगी। पर जैसे ही अगर आप इस मोटर को लोड से कनेक्ट करते हो ना, तो ये मोटर क्या करती है, अपनी गति को तो धीमा नहीं करती है, पर जो इसका रोटर रहता है ना, वो रोटर अपने स्टेटर से लैग करने लग जाता है। कितने एंगल से करने लग जाता है, जिसको हम लोग अल्फा एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा एंगल। ठीक है, अगर उसका निर्माण करें, जैसे यहाँ पे अगर अपन स्टेटर बना रहे हैं, ठीक है, स्टेटर का जैसे यहाँ पे ये उत्तरी ध्रुव है और ये एस अपन ने लिख दिया स्टेटर का। ठीक है, तो जैसे ही आप मोटर को लोड से कनेक्ट करोगे ना, तो इस मोटर का जो रोटर रहेगा वो एक एंगल, जैसे अगर अपन यहाँ पे उस एंगल का नाम बोल रहे हैं अल्फा, तो इस अल्फा एंगल से लैग करने लग जाएगा। ठीक है, पर इस मोटर की ये टेंडेंसी रहती है कि ये भी कोशिश करेगी बाकी सभी मोटर की तरह कि अपनी गति को धीमा करे। ठीक है, पर क्योंकि तुल्यकालिक मोटर है तो गति तो धीमा कर ही नहीं सकती, और जब ये गति को धीमा नहीं कर पाएगी ना, तो उस स्थिति के अंदर इस मोटर के अंदर एक दोष उत्पन्न होगा। ठीक है, उस दोष का नाम ही क्या होता है, हंटिंग दोष। इस हंटिंग दोष में क्या होता है, बेसिकली जो मोटर रहती है ना, वो मोटर कंपन करने लग जाती है। क्या बोल रहा हूं मैं, कंपन करने लग जाएगी और उस मोटर के अंदर से आवाज आने लग जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार के दोष को हम लोग क्या बोल देते हैं, हंटिंग दोष। ठीक है, वापस अगर अपन रिकॉल करते हैं तो हंटिंग दोष बेसिकली क्या है, जैसे ही आप मोटर को, कौन सी मोटर को, तुल्यकालिक मोटर को सप्लाई से कनेक्ट करोगे और उसको लोड से कनेक्ट करोगे ना, तो लोड से कनेक्ट करते ही उस मोटर के अंदर एक वाइब्रेशन यानी कंपन होने लग जाता है और उस मोटर के अंदर एक आवाज आने लग जाती है। इस प्रकार के दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, हंटिंग दोष। ठीक है, अब जब भी अपन इसके निवारण की बात करते हैं ना, तो हंटिंग दोष का निवारण किस प्रकार से रहता है, देखिए ना, जो इस मोटर का ध्रुव रहता है ना, जैसे अगर अपन इस ध्रुव का निर्माण ऐसे करते हैं, हम लोग क्या देखते हैं, ध्रुव के अंदर यहाँ पे ऐसे कुछ करके कुंडली बंधी हुई रहती है और यहाँ पे हम लोग इस ध्रुव को कैसे करते हैं, हम लोग यहाँ पे इसको सप्लाई देते हैं। कौन सी सप्लाई देते हैं, DC सप्लाई देते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इस मोटर के इस कंपन को सुधारना है ना, तो हम लोग यहाँ पे एक वाइंडिंग यानी अतिरिक्त वाइंडिंग का उपयोग करते हैं, जिसका नाम क्या रहता है, उसका नाम रहता है डैम्पर वाइंडिंग। क्या रहता है, डैम्पर वाइंडिंग। ठीक है, इस डैम्पर वाइंडिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये जो रोटर रहेगा ना, यानी ये जो ध्रुव रहेगा ना, इस ध्रुव के ऊपर यहाँ पे छड़े डालेंगे कॉपर की और उनको एक रिंग के द्वारा, कॉपर की रिंग के द्वारा क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, ऐसा शॉर्ट करने के कारण ये जो स्थिति पैदा होगी, ये स्थिति पैदा होगी अपनी स्क्वायरल मोटर के समान। कौन सी मोटर के समान, स्क्वायरल केज मोटर के समान। ठीक है, अब इसके लगाने से क्या होगा, जैसे ही आपने मोटर को लोड से कनेक्ट किया ना, तो जैसे ही हंटिंग दोष होने की कोशिश हुई, उसी स्थिति के अंदर ये जो केज रहेगा ना,
यानी ये जो छड़ें रहेंगी जिसको अपन डैम्पर वाइंडिंग बोल रहे हैं, इस डैम्पर वाइंडिंग के अंदर एक अतिरिक्त टॉर्क उत्पन्न होएगा, ठीक है। वो टॉर्क क्या करेगा, उन कंपनों के अंदर, वो जो कंपन जिस टॉर्क के कारण उत्पन्न हो रहे हैं ना, उस टॉर्क का विरोध करेगा और उस टॉर्क को क्या कर देगा, उस टॉर्क को एक तरीके से खत्म कर देगा, ठीक है। अब जब वो खत्म हो जाएगा तो क्या होएगा, उस मोटर के अंदर किसी भी रूप से कंपन नहीं होएगा। वापस रिकॉल कर रहा हूं मैं, हम लोग क्या करते हैं कि अगर अपने को हंटिंग दोष को हटाना है, हंटिंग दोष क्या है, उस मोटर के अंदर क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है और वहां पे आवाज आ रही है, तो हम लोग उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस मोटर के ध्रुव के अंदर एक केज बनाते हैं, ठीक है। केज मतलब क्या करेंगे, हम लोग वहां पे डैम्पर वाइंडिंग का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, ठीक है। और डैम्पर वाइंडिंग का निर्माण करेंगे ना, तो क्या होएगा, वहां पे क्या होएगा, जैसे ही आप उस मोटर को लोड से कनेक्ट कर रहे हो ना, तो उस स्थिति के अंदर जिस टॉर्क के कारण वो उत्पन्न हो रहे थे कंपन, उस टॉर्क के विपरीत दिशा के अंदर एक टॉर्क उत्पन्न होगा इन डैम्पर वाइंडिंग के अंदर, ठीक है। विपरीत दिशा के अंदर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे लेंज का नियम लगता है, ठीक है। यहाँ पे इन स्क्वायरल केज वाइंडिंग के अंदर जो टॉर्क उत्पन्न होएगा ना, वो टॉर्क किसके कारण उत्पन्न होएगा, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए उत्पन्न होगा क्योंकि यहाँ पे उस मोटर के अंदर एक ऐसा टॉर्क उत्पन्न हो रहा है जिस टॉर्क के कारण उस मोटर के अंदर क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है, ठीक है। और लेंज का नियम क्या कहता है, जिस कारण से जो भी चीज, जैसे अगर यहाँ पे टॉर्क उत्पन्न हो रहा है तो जिस कारण से वो टॉर्क उत्पन्न होगा ना, उस टॉर्क, उस कारण का ये जो टॉर्क रहेगा उस कारण का क्या करेगा, विरोध करेगा। और विरोध कैसे करेगा, उसकी विपरीत दिशा के अंदर लग के, ठीक है। अब जैसे टॉर्क, अगर जो कंपन वाला टॉर्क एक दिशा में लग रहा होगा, तो ये जो टॉर्क रहेगा इसकी विपरीत दिशा में कैसे लगेगा, इस प्रकार से लगेगा और उस टॉर्क को क्या करेगा, ये खत्म करने की कोशिश करेगा और इस प्रकार से इस मोटर का ये जो हंटिंग दोष है ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे अगर अपन इस मोटर के नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है इस मोटर का वो क्या है, इस मोटर के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब इस मोटर का कहाँ कहाँ पे उपयोग होता है, ठीक है। तो हमने जैसे पढ़ा है कि ये जो मोटर रहती है ना, इस मोटर का अगर हम लोग इस मोटर को अगर अपन देखते हैं तो इस मोटर के अंदर क्या होता है कि ये जो मोटर रहती है ना, ये मोटर विभिन्न पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणांकों के ऊपर कार्य करती है, ठीक है। पहला जो पॉइंट है वो क्या बोल रहा है, शक्ति गुणांक सुधारने के लिए। तो शक्ति गुणांक ये मोटर कैसे सुधारती है, हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि भाई ये जो मोटर अपन ने पढ़ा है कि ये मोटर रहती है, ये लैगिंग पावर फैक्टर के ऊपर भी कार्य करती है और ये मोटर कैसे कार्य करती है, लीडिंग पावर फैक्टर के ऊपर भी कार्य करती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि देखिए ना, लीडिंग पावर फैक्टर के ऊपर कौन सा उपकरण काम करता है, अपने को पता है कैपेसिटर काम करता है। कौन करता है, कैपेसिटर काम करता है, ठीक है। और कैपेसिटर का काम क्या होता है कि जब भी कोई भी मोटर जैसे अगर लैगिंग पावर फैक्टर उत्पन्न कर रही होती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, उस मोटर के अंदर एक कैपेसिटर लगा देते हैं और वो जो कैपेसिटर रहता है ना, वो कैपेसिटर क्या करता है, वो जो लैग कर रहा हुआ करंट होता है ना, उसको क्या करती है, वोल्टेज की तरफ खींचने की कोशिश करता है और उससे क्या हो जाता है, शक्ति गुणांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। अब ये जो मोटर है ना, इस मोटर के अंदर भी ऐसी स्थिति पैदा हो रही है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कैपेसिटर के अंदर करंट 90 डिग्री आगे था ना वोल्टेज से, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, वोल्टेज से कुछ एंगल आगे करंट है, ठीक है। किसके अंदर, तुल्यकालिक मोटर के अंदर। तो हम लोग क्या करते हैं, इस मोटर का भी उपयोग कैसे कर लेंगे, इस कैपेसिटर की तरह कैसे करेंगे, हम लोग इस मोटर को जिस भी लोड के अंदर एक तरीके से शक्ति गुणांक कम हो रहा है ना, वहाँ पे इसको उसके साथ लगा देंगे। तो ये मोटर क्या कर देगी, ये मोटर बेसिकली उसके शक्ति गुणांकों को क्या कर देगी, इम्प्रूव कर देगी, ठीक है। तो ये इसका पहला उपयोग होता है। अब दूसरे उपयोग की बात करते हैं ना, तो जो ये शक्ति गुण, ये जो रहती है ना तुल्यकालिक मोटर, अपने को क्या पता है कि जो तुल्यकालिक मोटर रहती है वो बेसिकली एक नियत गति के ऊपर क्या करती है, मूव करती है, यानी रोटेट करती है। वो गति कितनी होती है, अपने ने अभी जस्ट देखा है कि वो जो गति रहती है वो रहती है NS बराबर 120 F/P, ठीक है। कितनी होती है, NS बराबर 120 F/P, ठीक है। यानी अगर आपको ऐसी जगह, जैसे कहीं पे भी अगर ऐसी ज़रूरत है कि भाई अपने को उस जिस भी मशीन, जैसे यहाँ पे अल्टरनेटर का एग्जाम लिया हुआ है, तो एग्जाम्पल ले रखा है, तो देखिए ना, अल्टरनेटर को अपने को क्या पता है, वहाँ पे नियत गति चाहिए होती है उसको रोटेट करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे जो भी स्थान है ना जहाँ पे नियत गति की आवश्यकता होती है, वहाँ पे हम लोग इस मोटर का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कहाँ पे ज़रूरत रहती है कि
अल्टरनेटर के अंदर ज़रूरत रहती है। इसके अलावा अपने को क्या पता है कि जैसे कंप्रेशर की अगर आप बात करोगे, पंप की अगर बात करोगे, तो इन सब जगह एक नियत गति की आवश्यकता रहती है। तो हम लोग वहाँ पे सिंक्रोनस मोटर का क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, यानी मोटे मोटे रूप से अगर आप देखोगे तो सिंक्रोनस मोटर का मुख्य रूप से दो प्रकार से उपयोग होता है। एक तो क्या, शक्ति गुणांक को सुधारने के लिए, और दूसरा क्या कि नियत गति होने के कारण हम लोग इसको ऐसी जगह इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे नियत गति के इनपुट की आवश्यकता होती है। कहाँ पे रहती है, जैसे अपन ने यहाँ पे देखा, एक तो अल्टरनेटर यानी जनित्र के अंदर रहती है, और दूसरा कहाँ पे रहता है, जैसे कंप्रेसर के अंदर या फिर पंप के अंदर रहती है। ठीक है, तो ये इस मोटर के अंदर क्या रहते हैं, इस मोटर के उपयोग रहते हैं। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है इस मोटर का, नेक्स्ट जो टॉपिक है ना, वो नेक्स्ट टॉपिक है इन यानी इस तुल्यकालिक मोटर और जो प्रेरण मोटर रहती है ना, उस प्रेरण मोटर के मध्य अंतर। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, तुल्यकालिक मोटर और प्रेरण मोटर की तुलना। ठीक है, अब तुलना करेंगे तो एक एक करके अपन इनके पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो देखिए ना, पहला जो पॉइंट है इसका, इस मोटर का क्या है, देखिए ना, तुल्यकालिक मोटर अपने को क्या पता है, ये जो मोटर रहती है ये सदैव नियत गति के ऊपर कार्य करती है। कितनी गति के ऊपर, अभी जस्ट अपन ने देखा है कि ये जो मोटर रहती है ना, ये 120 F/P के ऊपर कार्य करती है, और हमेशा ये जो गति रहती है कितनी रहती है, स्थिर रहती है। ठीक है, वह अगर आप इसकी बात करते हो ना, सिंक्रोनस इसकी प्रेरण मोटर की, तो प्रेरण मोटर क्या रहती है, जैसे ही आप प्रेरण मोटर को लोड से कनेक्ट करोगे ना, तो इस मोटर की अपने आप से गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और ये जो मोटर रहती है ये मोटर अतिरिक्त धारा खींचने लग जाती है। ठीक है, दूसरे अगर अपन इसके अंतर की बात करेंगे तो हमने क्या देखा है कि ये जो तुल्यकालिक मोटर रहती है ना, ये तुल्यकालिक मोटर दोनों प्रकार के शक्ति गुणांक पे कार्य करती है। कौन कौन से, देखिए पश्चगामी पे भी ये काम कर रही है, और अग्रगामी यानी फॉर लीडिंग पावर फैक्टर के ऊपर भी ये क्या कर रही है, काम कर रही है। ठीक है, पर जैसे ही आप तुल्यकालिक इसकी इंडक्शन मोटर यानी प्रेरण मोटर की बात करोगे ना, तो प्रेरण मोटर सदैव लैगिंग यानी पश्चगामी पावर फैक्टर के ऊपर ही कार्य करती है। ठीक है, अब तीसरे अंतर की अगर अपन बात करेंगे तो देखिए ना, ये जो मोटर रहती है ना तुल्यकालिक मोटर, देखिए ये जो मोटर रहेगी ये यांत्रिक शक्ति देने के लिए, यांत्रिक शक्ति कैसे, देखिए कोई भी मोटर जो रहती है ना, हर मोटर का उपयोग क्या रहता है, हर मोटर का उपयोग रहता है कि भाई अपन इनपुट के अंदर तो विद्युत ऊर्जा दें और आउटपुट के अंदर क्या दे, वो मोटर क्या देती है, यांत्रिक ऊर्जा देती है। ठीक है, तो ये जो तुल्यकालिक मोटर है ये सभी मोटर की तरह आउटपुट के अंदर यांत्रिक ऊर्जा तो देगी ही सही, पर उसके साथ साथ ये शक्ति गुणांक सुधारने के भी काम आती है। पर अगर आप प्रेरण मोटर की बात करोगे तो ये सिर्फ क्या करती है, ये आउटपुट के अंदर क्या देती है, सिर्फ और सिर्फ यांत्रिक ऊर्जा देती है। ठीक है, ये किसी भी अन्य रूप से इस्तेमाल नहीं की जाती है। ठीक है, अब अगले अगर अपन पॉइंट की बात करते हैं तो तुल्यकालिक मोटर जो रहती है ना, इसकी गति को हम लोग किसी भी स्थिति के अंदर घटा या बढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इस मोटर का नाम क्या है, तुल्यकालिक मोटर, और तुल्यकालिक मोटर हमेशा ns गति के ऊपर ही क्या करती है, रोटेट करती है। और अगर आप इस मोटर की बात करोगे ना, प्रेरण मोटर की, तो प्रेरण मोटर की गति को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तरीके से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, अपने को पता है कि जो प्रेरण मोटर रहती है ना, प्रेरण मोटर का जो स्टेटर रहता है, उस स्टेटर की जो रोटेटिंग फ्लक्स रहता है उसकी गति भी क्या रहती है, 120 F/P। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस आवृत्ति को या फिर उस मोटर की सप्लाई को कम ज़्यादा करके या फिर उसकी धारा को कम ज़्यादा करके हम लोग उस गति को क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे अगले जैसे अंतर की अगर अपन बात करेंगे ना, तो ये जो मोटर रहती है, कौन सी, तुल्यकालिक मोटर, अपने को पता है कि ये स्वचालित नहीं रहती है। ठीक है, स्वचालित नहीं रहती है, तो अपन इसको कैसे स्टार्ट कर रहे थे, आपको ध्यान होगा अपन ने फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करा था कि स्वचालित नहीं रहती है, तो उसको अपन स्टार्ट करने के लिए एक तो पोनी मोटर मेथड का इस्तेमाल कर रहे थे। किसका इस्तेमाल कर रहे थे, पोनी मोटर मेथड का। दूसरा कैसे कर रहे थे हम लोग, डैम्पर वाइंडिंग का इस्तेमाल कर रहे थे इसको स्टार्ट करने के लिए। और तीसरा इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे थे, इसको स्टार्ट करने के लिए हम लोग सिंक्रोनाइजिंग मेथड से इसको क्या कर रहे थे, स्टार्ट कर रहे थे। ठीक है, तो इस प्रकार से इस मोटर को स्टार्ट कर रहे थे। पर जैसे ही अगर आप इस मोटर की बात करोगे ना, प्रेरण मोटर की, तो ये प्रेरण मोटर पहले से ही सेल्फ स्टार्टिंग रहती है, तो इसके अंदर हमें अतिरिक्त किसी भी रूप से, किसी भी अलग से डैम्पर या सिंक्रोनाइजिंग मेथड या पोनी मोटर की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अगले अंतर की अगर अपन बात करें तो
अभी जस्ट अपन ने देखा कि जो हंटिंग दोष होता है ना, ये तुल्यकालिक मोटर के अंदर होता है। ठीक है, कौन सा दोष? हंटिंग दोष। हंटिंग दोष के अंदर क्या हो रहा था, यहाँ पे जैसे ही अपन मोटर को लोड से कनेक्ट कर रहे थे तो वो मोटर क्या कर रही थी, कंपन करने लग रही थी और उस मोटर की गति चेंज नहीं हो रही थी। ठीक है, क्या देख रहे थे अपन, वहाँ पे वो मोटर कंपन कर रही थी और आवाज़ कर रही थी। ठीक है, तो ये दोष हो रहा था किसके अंदर? तुल्यकालिक मोटर के अंदर। पर जैसे ही अगर आप इसकी बात करोगे ना प्रेरण मोटर की, तो प्रेरण मोटर के अंदर इस प्रकार का कोई भी दोष नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, वैसे दोष तो होते हैं पर हंटिंग दोष नाम की कोई चीज़ नहीं रहती है किसके अंदर? प्रेरण मोटर के अंदर। ठीक है, अब अगले पॉइंट की बात करेंगे तो ये जो मोटर रहती है ना तुल्यकालिक मोटर, इसका जो प्रारंभिक टॉर्क रहता है वो शून्य रहता है या फिर निम्न रहता है। और ऐसे ही अगर आप प्रेरण मोटर की बात करोगे ना, यहाँ पे जो प्रारंभिक टॉर्क रहता है वो क्या रहता है? उच्च रहता है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करेंगे तो जब भी अपन इस मोटर की तुल्यकालिक मोटर का प्रचालन करेंगे ना, तो यहाँ पे दो स्रोतों की आवश्यकता रहती है। दो स्रोत कौन से? अपने को पता है जो रोटर रहता है ना, उस रोटर को एक्साइट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डीसी सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है यहाँ पे, और उसके अलावा स्टेटर को हम लोग 3 फेज एसी सप्लाई देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो सप्लाई की आवश्यकता रहेगी, दोनों भी कौन कौन सी? एक तो एसी और एक डीसी। ठीक है, एसी कौन सी? 3 फेज एसी और डीसी सप्लाई। ऐसे अगर आप इसकी बात करोगे ना प्रेरण मोटर की, तो प्रेरण मोटर के अंदर केवल और केवल एसी सप्लाई की आवश्यकता रहती है। वो भी कौन सी? अगर आप 3 फेज प्रेरण मोटर की बात कर रहे हो तो 3 फेज सप्लाई की रहेगी, और अगर आप सिंगल फेज की बात कर रहे हो तो यहाँ पे सिंगल फेज एसी सप्लाई की आवश्यकता रहेगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या चीज़ डिस्कस करी? हमने डिस्कस किया कि ये जो सिंक्रोनस मोटर रहती है, इस सिंक्रोनस मोटर के अंदर जो हंटिंग दोष होता है वो हंटिंग दोष क्या होता है और उसका अपन निवारण कैसे करते हैं। उसके बाद अपन ने डिस्कस किया कि इस मोटर का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ देखते हैं, करते हैं, और लास्ट में हमने ने डिस्कस करा कि ये जो तुल्यकालिक मोटर रहती है ना, ये प्रेरण मोटर से किस प्रकार से भिन्न रहती है। होप जो आज अपन ने डिस्कस किया वो आपको अच्छे समझ में आया है, और अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया है और मेरी क्लास पसंद आई है तो आप मेरे वीडियोस को आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके सोशल मीडिया व्हाट्सएप फेसबुक के ऊपर शेयर कर सकते हैं, और हमसे अच्छे कंटेंट की उम्मीद करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे।